नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे एकेडमी पर और मैं हूं रोहित कुमार। जैसा कि पिछली क्लासों में आप 3 अध्याय यानी 3 चैप्टरों को पढ़ चुके हैं और इसके बाद ये जो चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य के बारे में। इससे पहले आप मानव जनन के बारे में पढ़े थे। उसमें नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, निषेचन, भ्रूण, स्पर्मों का निर्माण, एग्स का निर्माण, ये सारा पढ़ चुके थे। अब ये जनन स्वास्थ्य से संबंधित है, जितने इसमें जनन स्वास्थ्य से संबंधित ये पार्ट है जिसमें आप पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के समस्त स्वास्थ्य के विषयों का के योग है या विषयों का योग है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक पहलू भी सम्मिलित हैं। जनन स्वास्थ्य में क्या क्या सम्मिलित है? शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक पहलू भी सम्मिलित होते हैं। किसमें? जनन स्वास्थ्य के बारे में। अब देखिए, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखनी है। ये WHO के अनुसार है। WHO के जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके अनुसार ये बताया गया है। ये ध्यान रखना है कि शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक पहलू को सम्मिलित किया जाता है। किसमें? जनन स्वास्थ्य में। अब पढ़ेंगे हम जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यक्रमों के बारे में। भाई, उसकी समस्याएं क्या हैं, ये कैसे हैं, या उसमें कोई जानकारी नहीं है, इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए, विश्व में भारत पहला ऐसा देश है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए कार्य योजना कार्यक्रमों को परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। यानी भारत एक ऐसा देश है जिसने 1951 में जनन से संबंधित जो स्वास्थ्य हैं, समस्याएं, उनके लिए एक कार्यक्रम योजना बनाई थी विश्व में, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1951 में। इसमें जिसकी शुरुआत 1951 में हुई थी, जो जनन स्वास्थ्य एवं बाल स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। यानी भारत सरकार विश्व में ऐसा पहला देश है 1951 से, इसने जनन स्वास्थ्य के बारे में एक परिवार कल्याण योजनाएं चलाई। जनन एवं बाल स्वास्थ्य के नाम से प्रसिद्ध हैं जो इनमें योजनाएं चलाई। अब जानेंगे जनन संबंधी समस्याओं के प्रमुख कारण क्या है। यानी जो जनन होता है उनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं, समस्याओं के क्या कारण हैं, उन कारणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जवान नहीं हो पाते और वो अपना विकास नहीं कर पाते, उनका विवाह कर दिया जाता है, जिससे वो पूर्ण रूप से गर्भधारण के लिए तैयार नहीं है। उसके परिणाम क्या होंगे? उसके शरीर का विकास रुक जाता है, वो मानसिक रूप से विकास नहीं कर पाता है। तो ये पहली बात जो कही गई है कि बच्चों के विवाह यौन आरंभ से पूर्व ही कर दिए जाते हैं, जिसके बाद उनके क्या होगा? बालिका के पूर्ण रूप से गर्भधारण के लिए तैयार नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का विकास कैसा है? रुक जाएगा। जब कोई बच्चा बड़ा नहीं होगा तो कम से कम उसका विकास तो हो, उससे पहले क्या कर दी जाती है? शादी कर दी जाती है। तो समस्याओं के बारे में आप पढ़ रहे हैं। दूसरी बात है कि शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव में जननांगों में अस्वच्छता तथा अस्वच्छता से अनेक रोगों को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि शिक्षा एक, जैसे सेक्स एजुकेशन अगर कंप्लीट शिक्षा में अगर विद्यालयों में कहीं भी पढ़ाई जाए, इससे क्या है कि हर व्यक्ति को उसके बारे में, जननांगों के बारे में,
सही सही जानकारी प्राप्त हो, जिससे कि वो स्वच्छता बनी रखे। क्योंकि अगर जहाँ स्वच्छता नहीं होगी तो वहाँ क्या होगा, वहाँ बीमारी फैलेगी, बीमारी फैलेगी तो लोगों की मृत्यु के लिए समस्या उत्पन्न होगी, यानी वो उसका क्राइटेरिया बढ़ेगा। जैसे कि बीमार होंगे, बीमार होने के बाद अगर अधिक बीमार हो गए तो वो मर भी सकते हैं। जैसे कि तो यहाँ लिखा है कि शिक्षा की जागरूकता के अभाव में, अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो बहुत सी, जैसे कि गांव में या शहर में कई लोग ऐसे जो हैं जो शिक्षित नहीं हैं, वो महामारी के समय कपड़ा इस्तेमाल करते हैं या गंदी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करते। इससे क्या होता है, बीमारी को बढ़ावा मिलता है। तो दूसरी बात तो ये हो गई कि शिक्षा की जागरूकता ना होना। फिर दूसरी बात पढ़ेंगे आप, परिवार नियोजन की जानकारी के अभाव में जनसंख्या को बढ़ना। कि देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा नहीं है कि परिवार को नियोजन कैसे रखा जाए, छोटा कैसे रखा जाए, और वो भगवान की देन को मानते रहते हैं, रूढ़वादियां हैं। तो उनके लिए क्या है, परिवार योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं इनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि हम दो हमारे दो के नारे लगाए जाते हैं और उनके बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये तो होगी परिवार नियोजन की जानकारी। अब पढ़ेंगे हम परिवार कल्याण द्वारा समाज में जनन स्वास्थ्य, शिशु की देखभाल तथा जनन नियंत्रण के लिए जागरूकता, सुविधा एवं प्रोत्साहन करना। यानी परिवार कल्याण के लिए, परिवार का कल्याण तभी हो सकता है, यहाँ पे देखिए परिवार का कल्याण तभी हो सकता है जब संख्या सीमित हो। इससे मतलब ये है कि जब परिवार छोटा होगा तो अच्छी आप शिक्षा दे सकते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दे सकते हैं तो परिवार का क्या होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो आप ना तो उन्हें उचित शिक्षा दे सकते हैं और ना ही उन्हें उचित स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं और ना ही खाने के लिए अच्छा दे सकते हैं। इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार। तो यानी परिवार कल्याण के बारे में पढ़ेंगे आप। इसके द्वारा समाज को क्या, जनन स्वास्थ्य के बारे में और शिशु जो उत्पन्न होते हैं उनकी देखभाल के मामले में और जनन को नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या करती है, या प्राइवेट जो चैरिटी फंड वगैरह चलते हैं वो क्या करते हैं, उनको प्रोत्साहन करते हैं कि भाई 2 बच्चे रखिए आप। उन्हें जनन के बारे में स्वच्छ रखने की सलाह देते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण में देखिए छोटा परिवार, तो हमने अभी बताया कि छोटे परिवार से शिक्षा अच्छी मिल सकती है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिल सकती हैं, कपड़े अच्छे दे सकती हैं और अच्छा सा मकान बना सकते हैं। एवं शिक्षा, सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन की आने वाले समय में ये अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए जिससे कि बच्चों को सही सही जानकारी मिल सके और वो अपने बारे में सोच सकें। सेक्स एजुकेशन। अब जनन संबंधी विषयों के बारे में आप जानकारी पढ़ेंगे कि भाई कब महामारी होती है, तो हमें महामारी समय किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए या किन चीज़ों से बचना चाहिए, वो इसके बारे में आपसे। परिवार कल्याण का मतलब यही है कि छोटा परिवार रखिए, आप सीमित रखिए, जनन के बारे में सुविधाएं, इनके बारे में आप पढ़ें। अब आप पढ़ेंगे मानव में जनसंख्या वृद्धि के बारे में। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है कि अधिक आबादी होना, अधिक आबादी होना। ये वृद्धि बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के कुल 2.4 ही है। विश्व के जो हमारे पास जमीन है भारत में वो 2.4 ही है, लेकिन जनसंख्या में विश्व की जनसंख्या के लगभग 17 भाग है। भाई जमीन तो सिर्फ है 2.4 ही, लेकिन विश्व की जनसंख्या के हम कितने भाग हैं, 17% भाग भारत में निवास करते हैं। यानी पूरे जितने विश्व में जैसे 100% है, 100% में 70% हम लोग कहाँ रहते हैं, भारत में ही रहते हैं। तो जनसंख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी। अब इसके बारे में आप, क्योंकि आप पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं, आप कारणों को जानेंगे कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, इसका रीजन क्या है। देखिए जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति प्रकोपों जैसे कि आंधी, तूफान, सूखा आदि द्वारा जीवों की जनसंख्या का संतुलन बनाए रखती है। यानी जब आंधी तूफान आए
तो वहां क्या होता है, संतुलन बना रहता है। जैसे कि 10 है, 10 में से 8 मर गए या 2 बचे, तो 2 जब तक होंगे वो बढ़ाएंगे जनसंख्या, तब तक क्या होगा, वो संतुलन। फिर आंधी आ गई, जैसे कहीं किसी गांव में 4 लोग रह रहे हैं और वहां पानी आ गया जिसमें 2 लोग बह गए। अब क्या होगा, बह गए, अब वो जनन के द्वारा फिर 2 उत्पन्न किए, तो उससे क्या हुआ, ये बैलेंस ही तो बना रहा, या 2 मर गए। तो वो प्राकृतिक क्या संतुलन बनाए रखने का काम करती है। लेकिन किंतु इन आपदाओं से निपटने के लिए समर्थ हो गया, कौन समर्थ हो गया निपटने में, मानव। कौन हो गया, मानव। मानव समर्थ हो गया है, यानी इन समस्याओं से निपटने के लिए मानव समर्थ हो गया, जिससे क्या है, जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। यानी 100 लोग हैं, 100 लोग गांव में एक में वास करते हैं। तो पहले क्या होता था कि सुविधाएं नहीं सही थी, बीमार हो जाता था तो वो मर जाते। लेकिन अब वो क्या है, 100 लोग हैं, किसी को अगर बुखार आया तो वो सही कर लेते, उसे मरने नहीं देते। सही हो गया, सही हो गया, तब क्या 100 से 110 हुए, 120 हुए, लेकिन मृत्यु दर है वो, मरेंगे तो लेकिन कम दर में मरेंगे और जीवित ज्यादा व्यक्त रहेंगे। तो इससे क्या है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। यानी यह कहा गया है कि आंधी तूफान सूखा आदि जो है, इनसे मनुष्य ने सीख लिया है कि हम इनसे बचाव कैसे करें और आगे कैसे बढ़ें। तो मनुष्य क्या है, इन कारणों में समर्थ हो गया कि हमें बचना कैसे। अब वृद्धि के हम कारणों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कि वृद्धि के क्या कारण है। देखो सबसे इंपोर्टेंट है निरक्षरता, कि जो लोग अशिक्षित हैं या जो रूढ़वादी में जी रहे हैं, उन्हें यही जानकारी नहीं है कि हम जो संतानें उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें ये संतानें उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाएंगे कैसे, लिखाएंगे कैसे, स्वास्थ्य संबंधित सुविधा कैसे देंगे। तो इसका मतलब है उन लोगों को ये इसके बारे में निरक्षरता है, यानी अशिक्षित लोग हैं जो इसमें वृद्धि को बढ़ाने में कार्य कर रहे हैं। अगर वो शिक्षित हो, वो सोचें कि अगर हम अपने 2 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हम 1 बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, तो वो एक काम ही नहीं करेंगे, वो एक ही बच्चे को रखें, जिससे जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। अब पढ़ेंगे हम सामाजिक रीति रिवाज के बारे में। भाई अगर किसी भी दंपति को एक लड़की हो गई, फिर एक लड़की हो गई, तो वो क्या कहते हैं, रीत बन गई है कि परिवार का लड़का ही परिवार को आगे बढ़ा सकता है। क्या करते हैं, परिवार का लड़का ही आगे बढ़ा सकता है। यानी सामाजिक रीति रिवाज ये बन गई है कि परिवार में सिर्फ बेटे ही परिवार को आगे बढ़ा सकते। जैसे कि 2 बेटियां हैं किसी की, वो कह रहे हैं कि अब बेटे की और आवश्यकता चाहिए, तो बेटे की चक्कर में और 2 बेटियां कर लेते हैं। तो ये क्या है, रीत बन गई है कि परिवार को आगे सिर्फ बेटा ही बढ़ा सकता है। अब देखिए दूसरी बात, कम आयु में विवाह। जब व्यक्ति छोटी उम्र में विवाह कर दिए जाते हैं, उन्हें ये जानकारी नहीं होती है कि अधिक संतानों को हम पाल लेंगे, पोस लेंगे, पढ़ा लेंगे, तो उन्हें इतना दिमाग ही नहीं विकसित, उन्हें वो कितने सक्षम नहीं होते हैं सोचने में, जिसके कारण भी क्या होता है, वृद्धि होती है, किसमें, संतानों में। अब पढ़ेंगे निम्न सामाजिक जीवन। जो हर देश में, ऐसा नहीं है भारत में ही, हर देश में निम्न, मध्य और उच्च वर्ग के व्यक्ति रहते हैं। जैसे कि उच्च निम्न वर्ग के व्यक्ति जो हैं, उन्हें जानकारी का अभाव होता है कि संतान को नियंत्रण कैसे रखा जाए। सरकार को इसमें घर घर जाकर, यानी जो भी इस चीज़ों में स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं में जुड़े हुए हैं, उन्हें घर घर जाकर इन चीज़ों की सुविधाओं के बारे में बताना चाहिए कि भाई हम जनसंख्या को नियंत्रण कैसे रखें, जनसंख्या को हम कैसे जनसंख्या को हम कैसे नियंत्रण में रखें, उन्हें बताएं, जानकारी दें। इससे क्या होगा, वृद्धि रुक सकती है। लेकिन कुछ ऐसे सरकारी संस्थाएं हैं वो कुछ करना ही नहीं चाहती हैं। तो हम व्यक्तियों को, गांव में जो आशाएं हैं, उन लोगों को ये जागरूक करना चाहिए, आंगनवाड़ी हैं, उन्हें ये बताना चाहिए कि जितने भी स्वास्थ्य संबंधित जुड़े हुए जो संस्थाएं हैं,
तो उन्हें बताना चाहिए कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से जनन की समस्याएं रुक सकती हैं, उन्हें सुविधाएं बताई जाएं। अब आगे पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम क्या होंगे। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था की समस्या होगी। अब जिसके 3 या 4 बच्चे हैं वो ना तो अच्छे स्कूल में, अगर उसकी आय जो है वो इनकम जो है वो कम है, तो वो अधिक बच्चों को ना अच्छा पढ़ा सकता है, ना अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे सकता है। ये इसके दुष्परिणाम ही तो है ज्यादा बच्चे उत्पन्न होना। उसके बाद खाने की सुविधा नहीं, खाद्य पूर्ति, यानी वो अगर कोई 5 बच्चे हैं और वो अगर 100 रुपये पैदा कर रहा है तो उन्हें अच्छा खिला भी नहीं सकता है, यानी उसे खाने की भी समस्या होगी। फिर क्या होगा, जब वो अच्छा पढ़ा नहीं सकता है, जब वो अच्छा पढ़ा नहीं सकता तो क्या होगा, सभी का रोजगार लगेगा नहीं, यानी रोजगार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। उससे फिर क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, ना ही तो वो अच्छा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं दे सकता है। तो इनके बारे में हमने आपको पढ़ाया। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम क्या होंगे, शिक्षा नहीं अच्छी दिला सकता है, खाना अच्छा नहीं खिला सकता है, रोजगार की समस्या होगी, जब वो अच्छे पढ़ेंगे नहीं तो उन्हें रोजगार भी नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं भी नहीं मिलेंगी। इसके बाद आप पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण कैसे करें। ठीक है।